अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और समझ नहीं आ रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए रामबाण साबित होगी। है ना, आइए समझते हैं कैसे क्या होगा। देखना मेरे दोस्त, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, हालांकि उनका ये सिलेबस भी कंप्लीट रहता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होने के पीछे का रीज़न क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। या फिर ये चीज़ समझो कि हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम, इसके पीछे का जो मेरे भाई कोड है उसको आज हम लोग ना डिकोड करते हैं मेरे दोस्त। है ना, और ये चीज़ आपको इससे पहले मेरे भाई पूरे यूट्यूब में कहीं पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ दोस्त, है ना, देखना बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और पूरी की पूरी चीज़ को समझ के जाना। वाकई में बता रहे हैं कि भाई आज से 3 महीने के बाद आकर के आप मुझसे कहोगे कि भैया आपने वाकई में मेरे भाई कुछ ऐसा चीज़ बताया था जिससे वाकई में एग्जाम को डिकोड किया था आपने, जिससे एग्जाम क्रैक करना काफ़ी आसान है दोस्त। है ना, देखना समझते हैं। सबसे पहले तो बोलोगे भैया क्या है, तो हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, हाउ टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप कैसे मेरे भाई क्रैक कर सकते हो, किसी भी सरकारी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो। समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मेरे भाई जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है ना हमारे दिमाग में, तो भाई 4 एग्जाम्स तो सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि एसएससी हो गया, रेलवे हो जाता है मेरे भाई, बैंकिंग हो जाता है, और एक आपका मैं बोलूँ कि भाई स्टेट एग्जाम हो जाते हैं। अब स्टेट एग्जाम में कौन सा, जैसे आप मान लो कि भाई यूपी पुलिस का दे रहे हो आप, है ना, बिहार एसएससी का दे रहे हो। हालांकि देखो स्टेट एग्जाम में बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, तो भाई ये चारों की चारों चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चों का यानी कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट मेरे भाई किसी एक सिंगल एग्जाम को टारगेट करते हैं दोस्त। है ना, आप भी करते थे इससे पहले, हो सकता है आपकी एसएससी एग्जाम को आपने टारगेट किया होगा, या फिर आपने रेलवे को टारगेट किया होगा, या बैंकिंग को, या फिर मेरे भाई किसी स्टेट एग्जाम को। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देते हो, आपका किसी कोई एक चैप्टर मेरे भाई, जैसे मैं मानता हूँ एक सब्जेक्ट आपका कोई वीक रहता है, जैसे कि इंग्लिश हो या फिर जीएस हो, काफ़ी वीक है, जिस कारण से आपका एसएससी क्रैक नहीं हो पाता है। फिर आप उसके बाद क्या करते हो भाई, मूव ऑन करते हो और आगे बढ़ते हो और सोचते क्या हो कि चलो यार रेलवे में ट्राई करते हैं, हो सकता है कि रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। है ना, फिर आप मेरे भाई रेलवे की तरफ आगे बढ़ते हो। लेकिन जब यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पे भी आपको ऐसा फील होता है कि भाई कोई एक पॉइंट आपका क्या होता है, वीक हो जाता है, जिस कारण से आपका रेलवे भी क्रैक नहीं होता है। फिर से आपका माइंड कहता है कि यार चलो बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर आप बैंकिंग का भी तैयारी शुरू करते हो मेरे भाई, और 2-4 महीने तैयारी करने के बाद फिर अब जब बैंकिंग का सिलेबस को देखते हो ना, फिर यहाँ पे आके यहाँ की कंडीशन अलग हो जाती है। यहाँ पे आपको फिर से लगता है कि यार कुछ ना कुछ पॉइंट आपका वीक बचा हुआ है। जैसे मेरे भाई यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, एसएससी में पढ़ोगे सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, पजल के बहुत कम सवाल आते हैं, जो कि बैंकिंग में सबसे ज्यादा वेटेज अगर रीजनिंग में देखा जाए तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का होता है दोस्त। है ना, फिर से आपको यहाँ पे क्या लगता है कि भाई आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। है ना, तो ये भी आप क्या करते हो, स्किप करते हो, फिर बढ़ते हो आप स्टेट एग्जाम की तरह। जब मेरे भाई स्टेट एग्जाम पे आप आते हो ना, फिर यहाँ पे आपका हाल ये होता है कि एक एग्जाम का फॉर्म आप आज भरते हो तो भाई 5 साल के बाद जाके पेपर होता है आपका। है ना, पिछले मेरे भाई आपने देखा होगा कि यार बिहार एसएससी का जो पेपर, मेरे भाई बिहार एसएससी का अब देख लो हाल ये है कि 2 बार फॉर्म निकाला गया भाई, 2 बार 3 बार। है ना, बच्चों ने खूब दबा करके यार फॉर्म भरे, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, बहुत सारे एस्पिरेंट है दोस्त जिन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम का कोई अता पता नहीं है कि भाई एग्जाम कब होना है इसका। है ना, अब समझते हैं कि ये सारी के सारी चीज़ों को तो हम लोगों ने समझा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई वो क्या स्ट्रेटजी हो सकता है जिससे हम लोग इन सभी एग्जाम को 1 बाय 1 मेरे भाई क्रैक कर सकते हैं। चाहे एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो जाए, हर एक एग्जाम को क्रैक करने का वो एकमात्र मेरे भाई आपका कोड क्या हो जाता है उसको समझते हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा कि भाई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेना, जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। है ना, इस चीज़ को समझना कि भाई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या होता है। जैसे आपके पास क्या होता है, मैं बात करूं कि भाई जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, तो आपके पास मेरे भाई 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना। ऐसा मानो 4 सब्जेक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, लेकिन मेरे भाई अभी आप फिलहाल दिमाग में ये चीज़ रखो कि आपके पास ना 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं दोस्त। है ना, एक आपका हो जाता है, बोलोगे क्या हो जाता है, एक आपका मेरे दोस्त आपका मैथ हो जाता है। जैसे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि एक क्या हो जाता है, आपका मैथ हो जाता है, दूसरा बोलोगे भाई आपका इंग्लिश हो गया, तीसरा आपका रीजनिंग हो जाता है, और आपका मेरे भाई चौथा आपका क्या हो जाएगा, जीके जीएस आपका हो जाता है, यानी कि जीएस पार्ट, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे चीज़ हो जाता है ना। अब समझना यहाँ पे कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या कहता है कि आप जब मैथ पढ़ते हो ना, तो मैथ में ये चीज़ आप नहीं देखना है कि भाई किस टॉपिक का, किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कौन से एग्जाम में कितना वेटेज है, नहीं देखना है मेरे दोस्त। आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे की तैयारी, चाहे बैंकिंग, चाहे स्टेट एग्जाम, सबसे पहले तो जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इन सभी पार्ट को मेरे दोस्त आप भूल जाओ। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, इन सभी चीज़ को आप भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, वो है मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम। और जब भी इस चीज़ के बारे में बात करें ना, तो सीधे यहाँ से डायरेक्ट एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है कि भाई सब्जेक्ट में कितना कमांड आप हासिल कर पाते हो। है ना, हर एक सब्जेक्ट कितना मेरे भाई स्ट्रांगली आप उसको फुल्ली मेरे भाई कंप्लीट कर पाते हो, उस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। तो बोलोगे भैया मैथ है, मैथ में आपको क्या करना है, मैथ आप उठा लेते हो, भले मेरे भाई मैथ में ऐसा हो जाए कि यार आपके
किसी एक टॉपिक से मेरे भाई, किसी एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसको भी आपको निचोड़ना है, पढ़ना है मेरे दोस्त, है ना। यानी कि मैं कहूँ तो 0 टू बिल्कुल मेरे भाई 0 से कहाँ तक टॉप लेवल तक के सारे सवालों को लगाना है, सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है मेरे दोस्त। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल रीजनिंग को 0 से उठाना है, टॉप लेवल तक पढ़ के मेरे भाई खत्म करना है आपको। वैसे ही जीएस को भी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश का भी मेरे भाई पूरा वोकेबलरी करना है, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट करना है, सारा का सारा सब कुछ निचोड़ लेना है आपको, है ना। ये चीज़ें हो जाती है क्या, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, है ना। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई पढ़ने का तरीका क्या होगा, उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जो कि सबसे मेन पॉइंट हो जाता है कि भाई पढ़ने का तरीका क्या होता है ना। और इस पार्ट को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ कि 0 टू टॉप आपको चलना है, तो भाई 0 टू टॉप आप कैसे चलोगे वो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा आज, है ना। अच्छा, सबसे मेन बात आते हैं कि यार वेटेज ऑफ चैप्टर क्या होता है, किसी भी चैप्टर का वेटेज जो होता है सब्जेक्ट में मेरे भाई वो क्या होता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमेशा और हमेशा मेरे भाई आज तक ना सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाया गया है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे दोस्त, है ना। देखो, सिर्फ और सिर्फ ये मूर्ख बनाया जाता है। आप जब क्या करते हो, जब मेरे भाई वेटेज ऑफ चैप्टर की बात करते हो ना, तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में कोई एक एग्जाम टारगेट में रहता है। चाहे आप मेरे भाई बैंकिंग को ही अगर मैं ले लेता हूँ, तो बोलोगे भैया जब हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं ना, बैंकिंग के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो बोलोगे भैया वेटेज ऑफ चैप्टर की बात करें, जैसे बैंकिंग में अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग में बैंकिंग में मेरे भाई आप क्या, किस में आप कमांड हासिल करोगे, तो बोलोगे भैया पजल पढ़ोगे, आप खूब दबा के मेरे भाई पजल पे आप तैयारी करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, सीटिंग अरेंजमेंट के साढ़े सवाल लगाओगे मेरे भाई, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी कारण से मेरे भाई बैंकिंग आपका क्लियर नहीं होता है, तो क्या ये आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पे क्या कोई दूसरा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो? तो जीवन में मेरे भाई कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल पाओगे जब तक कि आपका रीजनिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मेरे भाई सारे चैप्टर, सारे टॉपिक आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे, आप किसी भी एग्जाम को, एक सिंगल एग्जाम को मेरे भाई नहीं निकाल सकते हो, है ना। देखो, सबसे पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि सबसे पहले आपको टारगेट इन सभी एग्जाम्स को नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहले टारगेट करो गवर्नमेंट एग्जाम्स। सबसे पहले मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई सरकारी एग्जाम्स निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करेक्ट करना है। यहाँ से कंडीशन यहाँ पे आती है कि भाई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को निचोड़ना है। 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट को निचोड़ लेना है दोस्तों, पूरा, है ना। 0 टू टॉप लेवल तक पूरा निचोड़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो भी एग्जाम का जो भी फॉर्म आती है, जो भी वैकेंसीज आती है मेरे दोस्त, उसके लिए आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने से देखना कि जब सारे के सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं, किसी भी एक एग्जाम को आप उसके बाद क्या करो, टारगेट करो कि भाई जैसे कि आपका रेलवे की वैकेंसीज आती है, आप रेलवे के लिए आप फॉर्म भर देते हो, और 2 महीना पहले, है ना, रेलवे के एग्जाम से मेरे भाई 2 महीना पहले इसको काफ़ी डीप एनालिसिस आपको करने की ज़रूरत है। आपको खूब डीप एनालिसिस करो। और डीप एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, तो मेरे भाई इसके PYQs मॉक लगाओ 5 से 10 आप, है ना। 5 से 10 मॉक जब आप लगा लोगे ना, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मेरे भाई इसका मैक्सिमम सवाल वाले चैप्टर को आप अगर देख लेते हो ना, फिर वहाँ पे आपका आ जाता है वेटेज ऑफ चैप्टर, यानी कि मेरे भाई उस चैप्टर का वेटेज कितना है, और उस पर आप पूरा जोर लगा देते हो दोस्त, है ना। तो ये हो जाता है आपका 3rd नंबर। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसे ही एग्जाम निकलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, आखिर इस वाले पार्ट को आप कवर कैसे कर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो दोस्त, है ना। देखना आगे हम लोग बात करते हैं उसमें अगले स्लाइड में, है ना। अब देखना यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई पढ़ने का तरीका क्या होगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि आपको किस पैटर्न से पढ़ना है, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट मेरे दोस्त कवर हो जाए, है ना। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपका हो जाए, हर एक सब्जेक्ट में आपकी एक जोरदार, एक मजबूत मेरे भाई पकड़ आ जाए, है ना। जैसे मैं मैथ्स के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं कि भाई मैथ्स कैसे पढ़ोगे आप। मैथ्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैथ्स में बारे में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी एक मेरे भाई चैप्टर ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ कि आप परसेंटेज से स्टार्ट करते हो। कहाँ से शुरू करते हो भाई, तो परसेंटेज से आप पढ़ना शुरू करते हो, प्रतिशत पहले चैप्टर को पढ़ते हो। अच्छा, प्रतिशत जब आप पहला चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो आप मेरे भाई इस पर क्लास करोगे। क्या करोगे मेरे भाई, तो क्लास करोगे, है ना। कंप्लीट इसका आपको क्लास करना है कि भाई क्लास करते करते साथ साथ में इसमें क्या करना है, क्लास के साथ साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है दोस्त, है ना। अब जब आपने क्लास कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा प्रतिशत आप पढ़ लिए हो मेरे भाई, और देखना क्लास में आपको कैसे करना है कि जैसे कि पहले दिन आप मेरे भाई क्लास करते हो, फिर दूसरे दिन आपने क्लास किया, तो पहले दिन जितना आप पढ़े थे ना उस चीज़ को आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर तीसरे दिन जितना पढ़ते हो आप, लास्ट 2 डेज में मेरे भाई दूसरे 2 दिनों तक जितना आपने पढ़ा, उन 2 दिनों का आपको रिवाइज करना है, ठीक है। यानी कि जितना दिन का आप पढ़ चुके हो पीछे, उन दिनों को रिवाइज करो और फिर आगे आप एक क्लास को कर लो, है ना। तो ऐसे ही आपको क्लास करते हुए चलना है। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो एक दिन देना है मेरे भाई 1 डे रिवीजन। क्या बोलोगे भैया, 1 डे रिवीजन, यानी कि एक दिन में कंप्लीट मेरे भाई आपको क्या करना है, तो रिवीजन करना है इसका। एक दिन में पूरा का पूरा परसेंटेज आपको कंप्लीट करना है। और ये चीज़ कैसे होगा,
आसान तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आप देखोगे कि परसेंटेज मेरे भाई लगभग आपका कितना 120 से 130 सवालों में प्रतिशत पूरा का पूरा कंप्लीट। मैं खुद पढ़ा चुका हूँ दोस्त, है ना। आप देखोगे जाकर के सर्च करोगे ना, प्रतिशत पूरा का पूरा प्रतिशत पढ़ा चुके हैं दोस्त, है ना। तो प्रतिशत को आप बिल्कुल एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब एक दिन के बाद मेरे भाई क्या करते हो, एक दिन में आप रिवाइज कर लेते हो, पूरा का पूरा चैप्टर लगा लेते हो। इसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके बाद लगाना है आपको सेक्शनल मॉक। क्या लगाना है, तो सेक्शनल मॉक लगाना है दोस्त, है ना। और जब आप सेक्शनल मॉक लगा लोगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, सेक्शनल मॉक जब लगाओगे मेरे दोस्त, तो आपको वहाँ पे सेक्शनल मॉक लगा के छोड़ना नहीं है, उसको काफ़ी डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस का मतलब ये होता है कि डीप एनालिसिस जब आप करोगे ना, तो आपको ये चीज़ पता लगेगा कि इस पूरे प्रतिशत वाले चैप्टर में, पूरे परसेंटेज में आपका कौन सा टाइप मेरे भाई सबसे वीक रहा, कौन सा टाइप अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है। जो भी आपका वीक पॉइंट होगा इस परसेंटेज में मेरे भाई, सेक्शनल मॉक के बाद जो भी आपका वीक टाइप होगा उसको क्या करना है, फिर से आपको रिवीजन करना है। क्या करना है बोलोगे भैया, रिवीजन आपको करना है दोस्त, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि परसेंटेज आप कंप्लीट हो गया, इतना काम आप कर लिए भाई, प्रतिशत बिल्कुल आप निचोड़ चुके हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलोगे भैया जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है कि मेरे भाई उसके बाद आप शुरू करते हो प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करोगे, वैसे ही सेम पैटर्न, सेम साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा आपका। सेम साइकिल मेरे भाई आपका, सेम साइकिल आपका क्या होगा, तो वही चीज़ रिपीट होगा। पहले क्लास, फिर वन डे रिवीजन, फिर सेक्शनल मॉक, फिर मेरे भाई वीक टाइप आप क्या करोगे, वीक टाइप को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे दोस्त, है ना। तो सेम आपका साइकिल क्या होगा, तो रिवाइज होगा। यहाँ पे सेम साइकिल आपका क्या हो जाएगा, रिपीट होगा मेरे दोस्त, है ना। यही वाला चीज़ फिर से यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि जब आप यहाँ आ जाओगे ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस की मेरे भाई आप क्लासेस करोगे, तो उस टाइम पे आपको बैठ के नहीं रहना है। उस टाइम पे फिर से आपको प्रतिशत क्या करना है, रिवाइज करना है ना। डेली मेरे भाई प्रतिशत के आपको 20 से 30 सवाल रोज आपको लगाने हैं दोस्त, है ना। फिर से जब मेरे भाई जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तब तक जितनी बार हो सके आप रिवाइज करते रहो, है ना। जब आपका फिर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए, जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा, फिर से मेरे भाई आप वीक टाइप को रिवीजन करोगे, सेक्शनल मॉक लगाओगे, फिर से यहाँ से आगे बढ़ोगे। फिर से हम लोग कोई एक अगला उठा लेते हैं, जैसे रेशियो। आप कहाँ पहुंच जाते हो, आप पहुंच जाते हो रेशियो में, ठीक है। जब आप रेशियो लगाते हो, अब आपके पास 2 चैप्टर बच जाते हैं ना। आप जैसे ही रेशियो में आप पहुंचते हो मेरे भाई, तो सेम साइकिल फिर से आपका रिपीट होगा। और यहाँ से आपको पहले क्या करना है कि भाई अब इससे पहले कौन सा चैप्टर आपका कवर हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जब आप रेशियो की क्लासेस करते हो ना, रेशियो की जब भी आप मेरे भाई आप क्लास करोगे, उससे पहले आपको क्या करना है, क्लास साथ साथ में करते हुए चलो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको रिवाइज करना है दोस्त, है ना। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज होगा, उससे फिर क्या करना है, फिर आपको परसेंटेज फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बीच में क्या होगा कि धीरे धीरे क्लासेस आपका रेशियो का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। ऐसे करते हुए जब चलोगे ना आप ना साथ साथ में मेरे भाई, तो सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्त, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और ऐसे ही करते करते जब मेरे भाई आप 15 चैप्टर, लगभग मैं कहता हूँ कि भाई 15 चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाए, ये तो सिर्फ मैथ्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब आपका 15 चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको लगाना है फुल लेंथ मॉक लगाना है मेरे भाई। क्या लगाना है, फुल लेंथ आपको मॉक लगाना है। और यहाँ से अब आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। जब मेरे भाई फुल मॉक आप लगाओगे ना, फुल लेंथ मॉक लगाओगे, तो यहाँ से आपको फिर आइडिया लगेगा कि फिर से मेरे भाई कौन सा टाइप आपका कमज़ोर पड़ रहा है, कौन सा चैप्टर आपका वीक होता है। जो चीज़ वीक लगे आपको फिर से उसको रिवाइज करते हुए चलो। यकीन मानो कि भाई 6 महीने तक अगर ये स्ट्रेटजी आप अपना लेते हो ना, फिर इनमें से मेरे भाई कोई एग्जाम, चाहे SSC हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे बैंकिंग हो जाए, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए, दिल्ली पुलिस हो जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो जाए, बिहार SSC हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए दोस्त, है ना। कोई भी एग्जाम, हर एक एग्जाम को आप तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे भाई जानना चाहते हो कि यहाँ तो मैंने बताया कि परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रेशियो, ऐसे मेरे भाई मैथ का स्ट्रेटजी मैंने बताया। अगर कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि पढ़ना किस पैटर्न से है, टाइम टेबल क्या होगा, कितनी क्लासेस, कौन से चैप्टर से आपको करना है, सारी की सारी अगर स्ट्रेटजी आपको जाननी है, तो मेरे भाई ज़रूर बताना मुझे। उसके लिए एक बहुत ही प्यार सा हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। और इस वीडियोज़ के बारे में मेरे दोस्त, आज की ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, इसके बारे में एक फीडबैक ज़रूर देना दोस्त, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग एक काफ़ी बेहतर तरीके से एक आपके मेरे भाई कमेंट का इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं कि आप मेरे भाई क्या चाहते हो, है ना। इसके बाद अगर कंप्लीट स्ट्रेटजी आप चाहते हो, तो उस पर हम लोग एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे और उस पर लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे दोस्त, है ना। तो आज ये चीज़ काफ़ी बेहतर तरीके से मेरे भाई इस पर आप काम करना शुरू करो। यकीन मानो 6 महीने में मेरे भाई आपका एग्जाम निकल जाएगा दोस्त, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।